Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 9 globalization. Our next and last topic is India and globalization. यानी इंडिया के ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्या ग्लोबलाइजेशन से क्या इफेक्ट पड़े इंडिया के अंदर, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि 1991 के अंदर जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो इंडिया ने भी क्या है एलपीजी का जो फॉर्मूला है, यानी जिसमें उन्होंने लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों चीज़ों यानी निजीकरण को, उदारीकरण को और वैश्वीकरण को, इन तीनों पॉलिसीज़ को क्या है अपना लिया था। तो उसके बाद से क्या है इंडिया का भी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा। तो आपकी बुक्स वगैरह में आप देखोगे तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी आप इसमें डाल सकते हो। तो सबसे पहले 1991 के अंदर जब इंडिया ने क्या है ये फॉर्मूला एलपीजी अपनाया था तो उसका जो वर्ल्ड ट्रेड है वो 2.7% तक क्या है इंक्रीज हो गया, यानी जो पहले काफ़ी कम होता था, जो 1% के आसपास था। अब क्या है नेक्स्ट है, इंडिया पहले से ही मेंबर था गेट का, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड का, जो 1947 के अंदर बना था, और उसी की एवरेज के ऊपर 1995 के अंदर जब WTO बनाया गया, स्टार्टिंग में बताया था WTO के बारे में, तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिया भी क्या है इसके जो फाउंडर मेंबर्स थे उनके साथ ही क्या है इंडिया भी इसका मेंबर बना था 1995 में। तो इसका भी बेनिफिट इंडिया को हुआ कि वो एक क्या है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल का है उसका फाउंडर मेंबर है। नेक्स्ट है, इससे इंडिया की जो जीडीपी है वो इंक्रीज हुई। जो ग्रोथ पहले हमारी जीडीपी की ग्रोथ थी वो लगभग 4% के आसपास, लेकिन अब क्या है 5 और 6 के बीच में हमारी ग्रोथ क्या है होने लगी, 5% या 6%। तो हमारी जीडीपी क्या है इंक्रीज हुई। नेक्स्ट है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर इंडिया के अंदर मनमोहन की गवर्नमेंट जब दोबारा आई तब भी काफ़ी डिस्कस चला था, काफ़ी स्टेट ने इसका जब क्या विरोध किया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से एफडीआई को अपना भी सकता है और छोड़ भी सकता है। तो एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई भी विदेशी डायरेक्ट रूप से मतलब सीधा क्या है इन्वेस्टमेंट कर सकता है यहाँ की गवर्नमेंट के ज़्यादा नॉर्म्स वगैरह उनको फॉलो किए हुए, नॉर्मल नॉर्म्स तो देखो कंप्लीट करने ही होते हैं उसको छोड़ करके। तो एफडीआई के कारण क्या है इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इंडिया के अंदर, यानी जो ग्लोबलाइजेशन का एक क्या है आप ये कह सकते हो कि फीचर्स है एफडीआई, तो उसके कारण क्या है इंडिया के अंदर क्या है जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बड़ा है, जो 1991 में मात्र 0.1% था, जो 2002 या 3 तक आते आते 2% के आसपास हो गया था। तो इसमें बड़ी, इसके अलावा टेक्नोलॉजी में इंडिया ने काफ़ी क्या है विकास किया। आप देखो कि तो 90 के इंडिया को देखते हो और 90 के बाद की इंडिया देखते हो तो काफ़ी टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आता है। एग्रीकल्चर भी टेक्निकल हो गई है इंडिया के अंदर, काफ़ी वेपन्स है या फर्टिलाइजर का सामान है वो विदेशों से काफ़ी कुछ है। वुमेन एजुकेशन को भी काफ़ी हद तक बढ़ावा मिला है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर से इफेक्टेड होकर की क्या है वुमेन एजुकेशन दी जाने लगी है। एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेज आया है, जैसे कि हमारे सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट किया गया, बीच में MCQ सिस्टम भी स्टार्ट किया गया, एग्ज़ाम पैटर्न से भी क्या अलग रखा गया, असाइनमेंट्स का ज़्यादा, ये सारा का सारा क्या है वेस्टर्न एजुकेशन से इफेक्टेड है। हेल्थ आर इंक्रीज, इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी भी इंडिया के अंदर इंक्रीज हुई है, क्योंकि काफ़ी मेडिसिन्स वगैरह क्या है भारत ने विदेशों से इसके बाद क्या है अपने ट्रेड के माध्यम से उनको बढ़ावा दिया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसके काफ़ी गुड इफेक्ट भी पड़े हैं और अब बैड इफेक्ट भी पड़े हैं जो आपकी बुक्स में मिल सकते हैं। क्या है ग्लोबलाइजेशन से एक तो कि इंडिया में इनइक्वालिटी बढ़ी है, यानी इससे क्या अमीर तो और अमीर हो गए और गरीब क्या है और गरीब हो गए, मतलब बेरोजगारी भी बढ़ी है। क्यों? अगर मल्टीनेशनल कंपनी लगेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां लगेगी तो लोग क्या होंगे बेरोजगार होंगे, पहले ही यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उससे और ज़्यादा। नेक्स्ट है क्रिटिसाइज एडवोकेटेड दैट द पॉलिसी इज फोर्सेबल बट नॉट एन एक्सेप्टेड, वही बात है जो आपको क्या है उसके नेगेटिव फैक्टर में बताई देगी। आलोचक ये भी कहते हैं कि ये ज़बरदस्ती क्या डेवलपिंग कंट्री और पुअर कंट्री के ऊपर थोपी गई है, इसको अपनाया किसी ने नहीं, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है जन कल्याण है ही नहीं। ये क्या है जन कल्याण नहीं करती, वेलफेयर नहीं करती पीपल्स का, ये सिर्फ क्या है बेनिफिट्स के लिए है। ये अनडेमोक्रेटिक भी है, क्यों? क्योंकि ये लेबर्स को लिमिट रोल ऑफ द वेलफेयर स्टेट्स को इनको क्या है दूर करती है, क्योंकि इसका एक ही पर्पज होता है बेनिफिट, मतलब अपने लिए लाभ कमाना किसी भी तरीके से।
डिडक्शन इन सब्सिडीज़, इसके अंदर इंडिया के अंदर जो सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे पहले खाद वगैरह के ऊपर डीएपी वगैरह के ऊपर काफ़ी सब्सिडीज होती थी, वो क्या काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी गई है। और धीरे धीरे काफ़ी सेक्टर्स के अंदर ये सब्सिडी क्या है, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उस चीज़ का, वैसे वैसे वो सब्सिडी क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। जैसे डीजल के ऊपर भी पहले सब्सिडी थी, तो ये सारी की चीज़ें सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट खत्म, तो ये इसके बैड इफेक्ट भी है इंडिया के ऊपर। तो इफेक्ट अगर पूछे जाए तो दोनों लिख सकते हो। बैड इफेक्ट पूछे जाए 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में तो आपको सिर्फ बैड लिखने हैं, गुड पूछे जाए तो सिर्फ गुड लिखने हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है अब रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन का प्रतिरोध। मेनली इंडिया की बात हो रही है, तो उसका प्रतिरोध क्यों हो रहा है। उससे पहले कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। पहला है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास के लिए क्या है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिससे सभी कंट्री आपस में क्या करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। फिर WTO की मीटिंग 99 के अंदर हुई थी, तब क्या है WSF की बात हुई थी कि एक वर्ड के अंदर वर्ड सोशल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है काफ़ी एग्जाम्स के अंदर। वर्ड WSF, व्हाट डू यू मीन बाय WSF, या फुल फॉर्म ऑफ WSF, वर्ड सोशल फॉर्म। तो इसके बारे में एक बात हुई थी। इसकी पहली मीटिंग जो हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो 2001, यानी अगर इस्टेब्लिश की बात करें तो वो 2001 में, तो वो पोर्टियो एल्जे यानी जो ब्राज़ील के अंदर है वहाँ पर हुई थी। और इसकी एक मीटिंग इंडिया के अंदर भी हो चुकी है 2004 के अंदर, मुंबई के अंदर 4th मीटिंग हुई थी। और 7th मीटिंग इसकी नैरोबी कीनिया के अंदर हुई थी। ज़्यादातर इन्हीं मीटिंग्स की क्या पूछी जाती है, प्लेस के बारे में पूछा जाता है कि ये मीटिंग कब हुई थी। तो इन फुल फॉर्म को अब इसका रेजिस्टेंस यानी इसका प्रतिरोध क्यों किया जा रहा है इंडिया के अंदर, तो इसका प्रतिरोध 3 तरीके से लेफ्टिस्ट करते हैं, राइटिस्ट भी करते हैं और NGO और इन्वायरमेंटिस्ट करते हैं। लेफ्टिस्ट क्यों करते हैं, लेफ्टिस्ट होते हैं वामपंथी, जिनकी विचारधाराएं जो होती है वो कम्युनिस्ट से जुड़ी होती है, यानी जो साम्यवादी पार्टियां हैं, जो चाइना से इफेक्टेड साम्यवादी पार्टियां हमारे जो ईस्ट की तरफ मिलती है, काफ़ी स्टेट के अंदर थोड़ी बहुत साउथ की तरफ भी मिलती है, तो वो लेफ्टिस्ट कहलाते हैं, वामपंथी। कांग्रेस भी इससे क्या इफेक्टेड हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के बाद जब कांग्रेस हुई थी वो इससे काफ़ी इफेक्टेड भी हुई थी। तो ये क्या है, सोशलिस्ट पार्टी मानी जाती है या कम्युनिस्ट पार्टी मानी जाती है। लेफ्टिस्ट उनको बोला जाता है, वामपंथियों को, राइटिस्ट बोला जाता है दक्षिणपंथियों को। तो लेफ्टिस्ट के आर्गूमेंट्स हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है, रिच को ज़्यादा रिच करता जा रहा है, पुअर को ज़्यादा पुअर करता है। ये मतलब कि इसमें वेलफेयर नहीं है, सोशल के लिए वेलफेयर कुछ भी नहीं है, पुअर्स के लिए कुछ नहीं है, लेबर्स के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए इन्होंने क्या है, इसकी आलोचना की, मतलब इसका क्रिटिसाइज किया था। मैंने इसमें लिखा भी है क्वेश्चन में, द लेफ्टिस्ट आर्गूड दैट कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म विच मेक्स द रिचर्स एंड द पुअर पुअर्स। मतलब एक ही पार्ट को क्या है जो विश्व पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, उसी को बढ़ावा देने के लिए क्या है ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट किया गया था। क्यों, क्योंकि 1990 के अंदर क्या है, रसिया के अंदर जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट जो मूवमेंट चल रहा था, ये बोल सकते हो, या जो सोशलिज्म पार्टी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री था सोशलिज्म, वहाँ पर वो ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था। तो उसके बाद क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कैपिटलिज्म में बचा था। तो उसको बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये क्या है, सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड नहीं करते, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं करते, पुअर्स के लिए कुछ नहीं करते। तो इसलिए इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उनकी अनदेखी की जा रही है, वेलफेयर नहीं हो पा रहा है। जो राइटिस्ट है वो अगेंस्ट क्यों है, वो क्या अपनी चिंता जाहिर करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि इससे पॉलिटिकल इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि अगर क्या है, किसी कंट्री के इकोनॉमी के ऊपर अगर के मल्टीनेशनल कंपनियों का क्या हो जाएगा, वर्चस्व हो जाएगा, जैसे अंग्रेज़ों के टाइम में हुआ था, तो वहाँ की पॉलिटिकल उससे क्या होगी, इफेक्टेड होगी राजनीति। वो क्या है, अपना बजट तैयार करेगी तो उनको देख करके करेगी। अगर पूरे साल का क्या है, किसी तरह का खर्चा वगैरह तैयार करेगी तो उनको देख कर तैयार करेगी। किसी तरह के रूल रेगुलेशन बनाएगी तो उनको देख कर बनाएगी। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और साथ में कल्चर भी इससे क्या है इफेक्टेड होता है। कल्चर भी इफेक्टेड होता है, जैसे दूसरे देशों से अपने कल्चर को बढ़ाने देने के लिए मिशनरीज आती हैं या वहाँ के लोग आते हैं, जिससे लोग इफेक्टेड भी होते हैं। इंडिया के अंदर भी काफ़ी चेंजेस देखे गए। जो थर्ड पॉइंट है, NGO और इन्वायरमेंट भी क्या है, इसके अगेंस्ट है। क्यों है, क्योंकि काफ़ी NGO और इन्वायरमेंटलिस्ट है, वो कहते हैं कि ये भी ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, वर्ल्ड के अंदर क्या इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, क्योंकि इससे मल्टीनेशनल कंपनी ज़्यादा लगी,
और क्या लगेगा, फैक्ट्री ज़्यादा लगेंगी, इससे क्या पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन होगा तो पब्लिक की हेल्थ खराब होगी। तो इसलिए एनजीओ और जो पर्यावरणविद है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड विद्वान है, वो कहते हैं कि एनजीओ और ये दोनों ही मिलकर के कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, बेटर नहीं है। तो इस तरीके से ये क्या है, प्रतिरोध माने जाते हैं, रेजिस्टेंस माने जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।